हेलो दोस्तों, स्टडी विथ प्रवीण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में हम मौलिक अधिकारों को थोड़ा और विस्तार से पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा था। हमने ये देखा था कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है और किस किस आर्टिकल्स में ये मौलिक अधिकार दिए गए हैं और कौन कौन से आर्टिकल में कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं। आज के इस वीडियो में हम एक एक करके सारे मौलिक अधिकारों को उठाएंगे और उसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। हम ये देखेंगे कि किस आर्टिकल में एग्जैक्टली संविधान में क्या क्या लिखा गया है, ठीक है, और कौन कौन से अधिकार हमें दिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम अनुच्छेद 12 देखते हैं, यानी आर्टिकल 12। जैसा कि हमने बताया था कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकारों में दिया गया है, भाग 3 में दिया गया है। तो इसमें सबसे पहला आर्टिकल 12 आता है, अनुच्छेद 12 आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या क्या लिखा गया है, ठीक है। इसमें बहुत सिंपल सी कुछ बातें दी गई है जो मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ। जैसे अनुच्छेद 12 में ये बोला गया है कि इस भाग में, यानी कि मूल अधिकार वाला खंड है भाग 3, इस भाग 3 में जहाँ कहीं भी ये राज्य शब्द का प्रयोग होगा ना, तो उस समय उस राज्य का हम लोग क्या मतलब निकालेंगे, उस राज्य का हम क्या अर्थ लेके चलेंगे। जब भी राज्य शब्द आएगा तो हम क्या समझेंगे उस राज्य शब्द से, ठीक है। तो राज्य का सिंपल अर्थ तो स्टेट होता है, जो हम जानते हैं सिंपली, कि एक देश है, उसके अंदर राज्य है, उसके अंदर जिले वगैरह होते हैं, फिर पंचायत वगैरह, ये सब हम जानते हैं, ठीक है। लेकिन संविधान के इस भाग 3 में कहीं पे भी अगर राज्य शब्द आता है मूल अधिकारों वाले खंड में, तो हम उसका क्या मतलब मान के चलेंगे, वो यहाँ पे लिखा गया है सबसे पहले आर्टिकल में, अनुच्छेद 12 में, ठीक है। तो क्या मतलब निकाल के चलेंगे, तो यहाँ लिखा है, देखिए। अनुच्छेद 12 कहता है कि जहाँ पे भी राज्य शब्द आएगा, हम ये मान के चलेंगे कि वहाँ भारत की सरकार और संसद उस राज्य के अंतर्गत है। मतलब भारत की सरकार को भी हम राज्य मानेंगे, भारत की संसद को भी राज्य मानेंगे। दूसरे नंबर में लिखा है कि राज्य की सरकारें और राज्य विधानमंडल, मतलब राज्य का सरकार, उसके बाद राज्य का जो विधानमंडल है उसको भी हम ये मान के चलेंगे कि वो भी राज्य के अंतर्गत ही है। मतलब राज्य का जो मीनिंग है उसमें ये भी आता है, ठीक है। इसके साथ साथ संविधान में एक चीज़ और लिखी गई है, स्थानीय प्राधिकारी भी राज्य के अर्थ में आएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है, तो यहाँ और एक्सप्लेन करके कुछ चीज़ें लिखी गई है कि इस स्थानीय प्राधिकारी का क्या मतलब होगा। जैसे नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत इत्यादि, ठीक है। जैसे हम जानते हैं नगर पालिका, नगर निगम, जिला पंचायत, जिला बोर्ड, ग्राम पंचायत, इन सबको हम स्थानीय प्राधिकारी बोलते हैं। तो ये सब भी इस राज्य के अर्थ में आएंगे, ये बोला गया है अनुच्छेद 12 में। उसके बाद संविधान में एक बातें और लिखी गई, मतलब एक बात और लिखी गई थी इस अनुच्छेद 12 में। और चौथे नंबर में जैसे अन्य प्राधिकारी लिख दिया कि राज्य के अर्थ में क्या क्या आएगा। तो 3 बातें तो हमको समझ में आ रही है एकदम ठीक से, कि भारत की सरकार और संसद ये राज्य के अर्थ में आएगा, राज्य की सरकारें और राज्य में जो कानून बनाने वाली संस्था है विधानमंडल, ये भी राज्य के अंतर्गत आएगा। स्थानीय प्राधिकारी ये भी हमने समझ लिया कि नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत, जिला बोर्ड इत्यादि, ये सब भी किस में आएगा, तो राज्य के अंतर्गत ही आएगा। लेकिन अन्य प्राधिकारी का क्या मतलब है, हम क्या मतलब निकाले इसका, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया। तो जब किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका अर्थ बताया। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संविधान में अगर कहीं पे किसी शब्द में या किसी वाक्य में कन्फ्यूज़न हो जाए, उसका अर्थ हमें समझ में ना आए, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसका अर्थ बताता है और वो हम सब के लिए मान्य होता है, ठीक, हम सब उसको मानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका अर्थ बताया और उसने 4-5 बातें कही। उसने क्या 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 कहा कि इस अन्य प्राधिकारी का जो मतलब है ना, वो ये सब है। क्या क्या है, तो उसने कहा कि सरकार के आदेश से जो भी संस्था बनती है या संसद कोई कानून बनाकर कोई संस्था बनाती है, वो भी इस राज्य के अंतर्गत आएगा। ये अन्य प्राधिकारी का एक तो ये मतलब बताया। दूसरा क्या मतलब बताया सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जैसे ये जो मैंने कहा कि
संसद विधि बनाकर कोई संस्था बनाती है कानून बना के, या फिर सरकारी आदेश से कोई संस्था बनता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो ऐसी संस्था का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो LIC और RBI जैसी संस्था है। हम सब जानते हैं LIC क्या है, सबके घर में कुछ ना कुछ इंश्योरेंस हो रखा होगा। तो ये LIC जो है ना वो इसी प्रकार की संस्था है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये भी राज्य के अंतर्गत आएगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही, 3-4 बातें कही थी, तो उसमें से एक और बात ये है कि सरकार जिस भी संस्था में अपना वित्तीय नियंत्रण रखता है, मतलब जिस भी संस्था को वो पैसा देता है काम करने के लिए, उसका संचालन करने के लिए, तो वो संस्था भी इस आर्टिकल 12 के अंतर्गत राज्य के अर्थ में ही आती है। ठीक है, तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो कहा कि जो सार्वजनिक महत्व के संस्थाएं हैं, सार्वजनिक महत्व के निकाय हैं, मतलब ऐसी संस्था जिसका सार्वजनिक महत्व है। ठीक है, सार्वजनिक महत्व मतलब समाज के सभी लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऐसे में वो संस्था भी इसी राज्य के अंतर्गत आएगी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही, वो क्या कहा कि राज्य के पास अपना बहुत सारा काम होता है। जब राज्य को ये सब चीज़ ओवरलोड हो जाता है तो वो किसी संस्था को अपना काम ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो जिस भी संस्था को वो अपना काम ट्रांसफ़र करेगा ना, वो संस्था भी इस राज्य के अंतर्गत आएगी, ये भी सुप्रीम कोर्ट कहता है। और जो अंतिम बात सुप्रीम कोर्ट ने कही इस राज्य के अर्थ में, वो ये कही कि राज्य द्वारा एकाधिकार प्राप्त और जो संरक्षित निकाय है वो भी इस राज्य के अंतर्गत आएगा। इसका क्या मतलब होगा? तो जैसे अभी तो निजीकरण हो गया थोड़ा बहुत रेलवे का, लेकिन जब निजीकरण नहीं हुआ था उससे पहले रेलवे क्षेत्र जो था ना वो पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में था। ऐसे में ये जो रेलवे क्षेत्र है वो, क्योंकि वो सरकार के एकाधिकार में है, ठीक है, एकाधिकार मतलब पूरा का पूरा नियंत्रण सरकार का है, और कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है जो रेलवे का संचालन कर सकती है, तो फिर इसको राज्य का एकाधिकार हम कहेंगे। और जब राज्य का किसी क्षेत्र में एकाधिकार होगा तो वो क्षेत्र भी इस राज्य के अंतर्गत आएगा, ये कहता है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये कुछ बातें आर्टिकल 12 में हमने पढ़ा, कुछ बातें लिखी गई थी। जैसे अगर हम तुरंत रिवीजन कर लें इस आर्टिकल का, तो इसमें शुरुआत में संविधान में 3 बातें स्पष्ट रूप से लिखी गई थी, एक बात में थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। 3 बातें स्पष्ट रूप से क्या लिखी गई थी? भारत का सरकार और संसद राज्य के अंतर्गत आएगा, राज्य की सरकारें और विधानमंडल भी राज्य के अंतर्गत आएंगे। तीसरा नंबर में था कि स्थानीय प्राधिकारी भी राज्य के अंतर्गत आएंगे, जैसे जिला बोर्ड, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब। उसके बाद एक बात जो कन्फ्यूजन था संविधान में वो था अन्य प्राधिकारी, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका अर्थ बताया और 4-5 बातें कही। उसमें से एक क्या था कि किसी सरकारी आदेश या फिर कोई संसद विधि बनाकर कोई निकाय बनाती है या संस्था बनाती है, जैसे LIC, RBI इस तरह की, तो फिर वो भी राज्य के अंतर्गत आएगी। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार के प्रभावी नियंत्रण में अगर कोई संस्था है, ठीक है, जहाँ पैसा खर्च कर रहा है सरकार, तो वो भी सरकार के नियंत्रण में है, इसीलिए वो भी राज्य के अंतर्गत ही आएगी। तीसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सार्वजनिक महत्व की संस्था है, ठीक है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में वो भी राज्य के अंतर्गत ही आएगी। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कि सार्वजनिक महत्व की जो संस्था है वो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के अंतर्गत ही आएगी। ठीक है, चौथी बात क्या कहा गया? चौथी बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस भी संस्था को राज्य ने अपना काम ट्रांसफ़र किया है वो संस्था भी राज्य के अंतर्गत आएगी। और अंतिम बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था वो ये कहा कि राज्य के एकाधिकार में जो भी क्षेत्र है, जो भी कंपनी है या ऐसा कोई भी चीज़ जो राज्य के एकाधिकार में है, तो वो राज्य के अंतर्गत ही आएगी। इस खंड में मतलब भाग 3 में जहाँ कहीं भी इस राज्य शब्द का प्रयोग होगा तो हम ये समझेंगे कि ये सारी बातें, ये सारे अर्थ उस राज्य के अंतर्गत आएंगे। मतलब राज्य का अर्थ जो होगा वो ये इतना सारा होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आर्टिकल 12 ठीक से समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों अब आता है आर्टिकल 13 अनुच्छेद 13। दोस्तों अनुच्छेद 13 में बेसिकली ये दिया गया है कि संविधान में मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है कि नहीं। मतलब संसद के पास ये शक्ति तो होती है ना कि संविधान को संशोधित कर दे, लेकिन आप सोच के देखिए कि मूल अधिकारों को ही अगर संशोधन कर दिया जाए तो मौलिक अधिकार देने का क्या मतलब हुआ। समझ के देखिए कि अगर संविधान लागू हुआ तब तो हमें सारे मौलिक अधिकार मिल गए, हम बड़े खुश हैं कि हमें बहुत सारे मौलिक अधिकार मिले हैं और हम बहुत सारे ऐसे अधिकारों को एंजॉय कर पाएंगे जिससे हमारी लाइफस्टाइल बहुत बेहतर हो सकती है। लेकिन पता चला कि संविधान लागू हुआ, संसद की बैठक हुई और संसद ने इन सभी मौलिक अधिकारों को संशोधित कर दिया। तब तो उन संविधान सभा में जो संविधान लिख रहे थे उनका सपना कभी पूरा ही नहीं होगा, कि एक ऐसा समाज कभी बन ही नहीं पाएगा जिसमें इतने सारे मौलिक अधिकार लोगों को मिले। ठीक है, इसीलिए उन लोगों ने एक व्यवस्था और की थी अनुच्छेद 13 के माध्यम से कि संविधान में संशोधन ना हो। ठीक है, लेकिन इसमें एक ऐसी चीज़ थी, एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट था, मतलब एक ऐसा मिस्टेक हम कहेंगे या जानबूझकर किया गया वो कह नहीं सकते, लेकिन एक ऐसा पेंच था इसमें जिससे इतना विवाद इस आर्टिकल पर हुआ कि कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि इसे अभी हमने जब कुछ नहीं पढ़ा है तब इसे समझना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए इस आर्टिकल को हम अभी पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे। अभी हम इसकी बस बेसिक बातों को जानेंगे कि क्या है, और जब हम मूल अधिकार और डीपीएसपी ख़त्म करेंगे तब इसको हम एक बार फिर और पढ़ेंगे, तब हमें ये अनुच्छेद पूरी तरह से समझ में आएगा कि इसमें मामला क्या था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें लिखा क्या हुआ है। बस ये जान लेते हैं कि इसमें जब संविधान बना था तो इसमें क्या लिखा गया था। ठीक है, ये अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 क्या है, तो संविधान में संशोधन हो सकता है या नहीं, बेसिकली इस बात पर है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा विवाद भी इसी बात पर था कि संविधान में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, न्यायिक समीक्षा एक टर्म होता है, वो भी यहीं से निकल करके आता है, लेकिन ये सब हम अभी नहीं पढ़ेंगे, बाद में समझेंगे। ठीक है, अभी हम बस इसके बेसिक बातों को जान लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ था। देखिए, ये है आर्टिकल 13। अच्छा, संविधान में ना इसके क्लाउज भी बहुत सारे दिए गए हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 13 है तो इसके क्लाउज 1, ठीक है, जैसे इसका उपखंड एक तरह से हम मान के चले तो जैसे क्लाउज 1, क्लाउज ये 2 है, ये क्लाउज 3 है। ठीक, और क्लाउज 3 का भी ये सब क्लाउज क है और ये सब क्लाउज ख है। ठीक है, अब ये जो है ये क्लाउज 4 है। ठीक है, इस तरह से संविधान में लिखा गया है। तो इस आर्टिकल 13 के क्लाउज 1 में क्या लिखा गया है, इसमें अगर हम सबसे सिंपल भाषा में समझे तो ये लिखा गया है कि संविधान जब लागू हुआ उससे पहले जो भी कानून भारत में लागू थे ना, वो कानून उस मात्रा तक ख़त्म हो जाएंगे, उस मात्रा तक शून्य हो जाएंगे जिस मात्रा तक वो इस खंड के मूल अधिकारों का हनन करते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 17। उसमें संविधान में हमें ये अधिकार दिया गया है कि छुआछूत का अंत होगा, अस्पृश्यता का अंत होगा और इसे एक अपराध माना जाएगा, और संसद जो है इसके लिए दंड का भी प्रावधान करेगी। ठीक है, ये अधिकार है। अब मान के चलिए संविधान लागू होने से पहले हमारे भारत देश में कोई ऐसा कानून है किसी धर्म का या किसी संप्रदाय का, और उसमें ऐसी चीज़ें प्रैक्टिस में लाई जाती है जिससे छुआछूत को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो क्योंकि वो मूल अधिकारों में बैन है, प्रतिबंधित है, और वो संविधान लागू होने से पहले एक कानून के रूप में चल रहा है। ठीक है, तो वो क्योंकि मूल अधिकारों के विपरीत है, इसीलिए वो कानून जिस मात्रा तक मूल अधिकारों के विपरीत है, वो कानून जो है जो संविधान के पहले लागू है वो कानून अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये कहता है आर्टिकल 13 का क्लाउज 1। ठीक है, आर्टिकल 13 का क्लाउज 2 कहता है कि राज्य कोई ऐसा विधि नहीं बनाएगा। पहली बात तो हमने समझ ली कि संविधान लागू होने से पहले जो भी कानून नियम थे, अगर वो मूल अधिकारों के विपरीत है तो वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, पूरे के पूरे नहीं होंगे, जिस मात्रा तक उसका जो क्लाउज मूल अधिकारों का हनन करेगा वो ख़त्म होगा। ठीक है,
अब इस आर्टिकल 13 का ही दूसरा नंबर का क्लाउज कहता है, क्या कहता है कि आज के बाद से राज्य यानी संसद, राज्य का मैंने बताया था आर्टिकल 12 में कि राज्य का क्या अर्थ होगा। इसका बहुत सारा अर्थ होता है, जैसे केंद्रीय सरकार, संसद, राज्य का विधानमंडल, राज्य की सरकारें, स्थानीय प्राधिकारी जितने भी है, उसके बाद एक अन्य प्राधिकारी था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी बातें बताई थी। तो ये सब, इनमें से कोई भी अगर संविधान लागू होने के बाद कोई ऐसी विधि बनाता है, कानून बनाता है जो मूल अधिकारों का हनन करती है, ठीक है, तो वो कानून या वो विधि भी उस मात्रा तक ख़त्म हो जाएगी जिस मात्रा तक वह मूल अधिकारों का हनन करती है, यानी मूल अधिकारों के विपरीत है, ठीक है। दूसरी बात ये कहता है आर्टिकल 13 में जो तीसरा क्लाउज है उसमें यहाँ पे जो विधि शब्द प्रयोग किया गया है, जैसे राज्य कोई विधि बनाएगा तो वो उस मात्रा तक ख़त्म हो जाएगा जिस मात्रा तक वो मूल अधिकारों का हनन करती है, ठीक। तो फिर इसमें विधि का क्या मतलब है, तो यहाँ पे आर्टिकल 13 के क्लाउज 3 में विधि का मतलब दिया गया है, ठीक है। क्लाउज 3 के क में विधि का मतलब दिया गया है और कहा गया है इसका मतलब कोई अध्यादेश होगा, ठीक, कोई आदेश हो सकता है, कोई उपविधि हो सकता है, नियम हो सकता है, विनियम हो सकता है, अधिसूचना हो सकती है, कोई रूढ़ी या फिर कोई प्रथा भी हो सकती है, ठीक है। ये कहता है आर्टिकल 13 का क्लाउज 3। विधि का ये मतलब नहीं कि संसद जो कानून बना रही है सिर्फ वही कानून नहीं बनेगा, ऐसा नहीं। अगर कोई ऐसी रूढ़ी है या फिर कोई ऐसी प्रथा भी चल रही है समाज में जो एक कानून के तरह से लागू है तो और वो मूल अधिकारों का हनन कर रही है, तो वो भी प्रतिबंधित होगी, वो भी उस मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक वो मूल अधिकारों के विपरीत रहेगी। ये कहा गया था इस आर्टिकल 13 में। उसके बाद इसके ख नंबर में यही जो संविधान लागू होने से पहले जिन अधिकारों को प्रतिबंधित किया गया था उसका अर्थ बताता है कि मतलब ये टेक्निकल वर्ड जो है प्रवृत्त विधि, इसका क्या मतलब होगा वो लिखा गया है। तो इसमें जानने के लिए 3 ही बातें थी, ठीक है। पहली बात आर्टिकल 13 में क्या लिखी गई है कि संविधान जब से लागू हुआ उससे पहले जो जो कानून था, विधियाँ थी, तो विधि का तो बहुत सारा मतलब यहाँ मैंने बताया, जो अध्यादेश होगा, आदेश होगा, उपविधि होगी, नियम विनियम, रूढ़ी प्रथा जो भी होगी संविधान लागू होने से पहले वो सब खत्म हो जाएगी उस मात्रा तक जिस मात्रा तक वो मूल अधिकारों के विपरीत है, ठीक है। दूसरी बात कहा गया इसी आर्टिकल में कि आज के बाद से राज्य कोई ऐसा विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों के विपरीत है, अगर बनाता है तो वो उस मात्रा तक ख़त्म हो जाएगी जिस मात्रा तक वो मूल अधिकारों के विपरीत है। इसमें 2 बातें हैं, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा तो राज्य का बहुत सारा मतलब होता है, विधि नहीं बनाएगा तो विधि का भी बहुत सारा मतलब होता है, रूढ़ी भी हो सकता है, प्रथा भी हो सकता है, साथ में कानून भी हो सकता है, उपविधि हो सकता है, अधिनियम हो सकता है, अध्यादेश हो सकता है, नियम, तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक। लेकिन इसमें एक बहुत ख़ास बात छूट गई थी संविधान निर्माताओं द्वारा, वो है संविधान संशोधन। संविधान निर्माताओं ने पता नहीं इसे जानबूझकर छोड़ा या फिर उनसे मिस्टेक हो गया, उन्होंने यहाँ पे संविधान संशोधन नहीं लिखा, ठीक है। तो संविधान संशोधन नहीं लिखा, इसके वजह से ये विवाद उत्पन्न होता है कि संविधान संशोधन करके मूल अधिकारों को बदला जा सकता है, मूल अधिकारों के विपरीत जाया जा सकता है, ठीक है। तो ये बाद में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कई केसेस गए सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने हर केस में अपना अलग अलग फैसला भी सुनाया। तो ये सब हम आगे जाके पढ़ेंगे। जब संसद कोई कानून बना के मूल अधिकारों के विपरीत जाती थी तो केस चल जाता था सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर देती थी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हुए। इसी सिलसिले में एक संविधान संशोधन भी हुआ, ठीक है। और क्योंकि संसद संविधान संशोधन कर सकती है तो उसने संविधान संशोधन करके एक बात लिखी दी यहाँ पे कि संविधान संशोधन करने के बाद जो कानून बनेगा उससे संशोधन किया जा सकता है। यहाँ पे उसका कोई जिक्र नहीं है, एकदम एग्जैक्टली क्लाउज नंबर 4 में संविधान संशोधन करके लिख ही दिया गया, ठीक है।
तो ये सब बातें थी। लेकिन ये बेसिक बातें हैं। जितने केसेस हुए उसको हम बाद में पढ़ेंगे, जब हम मूल अधिकार और डीपीएसपी पढ़ लेंगे तब हमको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो आर्टिकल 13 हमने पढ़ लिया। उसके बाद इसके बाद जो अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18, तो वो सीधे तौर पर मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है जो हमें मिले हुए हैं। जैसे पहला नंबर में हमने क्या पढ़ा था, समानता का अधिकार। तो वो समानता का अधिकार इसके बाद से शुरू होता है। ठीक, 14 से शुरू होता है, उसके बाद 15, 16, 17 और 18 पे मौलिक अधिकार, समता का जो अधिकार है वो ख़त्म होता है। तो इसके बाद से हम ये देखेंगे समता के अधिकार में 14 में क्या लिखा हुआ है, 15 में क्या लिखा हुआ है, 16 में क्या है, 17 में क्या है, 18 में क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।